मॉर्निंग स्टूडेंट हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पढ़ेंगे पाठ 14 लोकगीत। तो सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि लोकगीत होता क्या है। ये सभी को पता है कि गीतों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, सभी लोगों को गीत बहुत पसंद होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो गीत सुनते हैं, और कोई घर में अच्छा अवसर आता है, समाज में कोई अच्छा अवसर आता है, त्यौहार बार होते हैं तो भी गीत गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। तो उससे एक माहौल ही अलग हो जाता है। तो गीत भी कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय संगीत होता है और लोकगीत होता है, पारंपरिक गीत होते हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक होती है। तो बहुत सारे गीत होते हैं। तो लोकगीत ऐसे गीत होते हैं जो हमारे क्षेत्र में, जैसे हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर जिस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं वो लोकगीत कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं कि नवरात्र के समय जो दुर्गा जी की आराधना में गाया जाता है छत्तीसगढ़ में, वो जस गीत कहलाता है। अभी अभी आपने दिवाली में देखा होगा कि दिवाली के समय में छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो सुआ नाचते थे। सुआ गीत होता है और पंथी गीत होता है। तो इस तरह के बहुत से गीत गाए जाते हैं। तो हर राज्य के, हर क्षेत्र के, हर स्टेट के जो लोकगीत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आज हम इन्हीं लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप लोग भी अपनी बुक निकालिए और साथ साथ में देखते जाइए। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शास्त्रीय संगीत भी होता है, तो शास्त्रीय संगीत बहुत उच्च श्रेणी में रखा जाता है। उसके लिए बहुत आराधना की जाती है। आराधना का मतलब है कि उसको सीखने में बहुत मेहनत लगती है। उसके लिए आपको प्रॉपर गुरु चाहिए और उसके बाद आप उसको सुर, ताल, सरगम, ये सारा कुछ सीखने के बाद ही शास्त्रीय संगीत गा सकते हैं और उसकी समझ सकते हैं। लेकिन लोकगीत जो होता है उसमें ताजगी, लोकप्रियता और लोच मतलब फ्लेक्सिबल होता है। उसको हर कोई गा सकता है। जैसे आप सुनते होंगे जस गीत, और अपन भी उसको गुनगुना सकते हैं। और उसको ताजगी मतलब उसको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और लोकप्रिय होता है। हर व्यक्ति उसको पसंद करता है क्योंकि वो आसानी से समझ में आ जाता है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के ये गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया कि ये घर घर के गीत हैं। गांव में, शहरों में, मोहल्लों में ये गाया जा सकता है। इसके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। साधना मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, प्रयास, इसके लिए शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी त्यौहार होता है या कोई खास अवसर होता है, किसी के यहाँ विवाह हो, जन्मदिन हो या कोई ऐसा अवसर आता है अच्छा, तो उस समय गाया जाता है। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और ये आज का नहीं, सदियों से लोकगीत की परंपरा रही है। और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जो लिखने वाले होते हैं वो भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के, गांव के लोग होते हैं। और इसमें महिलाओं का भी योगदान होता है। महिलाएं भी गाती हैं, बजाती हैं। और इसमें कोई बहुत वाद्य यंत्र मतलब बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। साधारण जो ढोलक है, मंजीरे हैं, बांसुरी है, करताल है, इन सब से ही काम चल जाता है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। हेय मतलब छोटा, तुच्छ, इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। शास्त्रीय संगीत को लोग बहुत महत्व देते थे। अभी हाल तक इसकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। मतलब इनको बहुत ज़्यादा, लोकगीत को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो लेकिन अब लोगों का जो इंटरेस्ट है वो चेंज हुआ है। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। तो जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे संसाधन आते गए, तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी, जैसे साहित्य और कला मतलब साहित्य जो लिटरेचर है, और कला मतलब आर्ट के क्षेत्र में जो चेंजेस हुआ है, तो उसके कारण लोकगीतों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी आई है। लोग उसे पसंद करने लगे हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों की लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। न खाली गाए जाते हैं बल्कि इनकी एक बाकायदा गानों की जो पुस्तकें हैं वो भी प्रकाशित की गई हैं लोकगीतों की।
लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, उरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। तो जो ये गीत हैं वो बड़े ओजस्वी और सजीव हैं। ओजस्वी मतलब बड़े जोश के साथ गाया जाता है। आप जैसा सुनते होगे, जब दुर्गा जी का जस चलता है तो उसको सुनने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब वो इतने अच्छे से गाया जाता है। हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध गायक दुकालू यादव हैं, आप सभी जानते होंगे उनका नाम, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध गायक हैं। तो जब आप उनके गीत सुनोगे तो हमें बड़ा मतलब ऐसा ओरिजिनलिटी लगती है, जैसे कि वाकई में वो सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और आदिवासी भी पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में भी हमारे आदिवासी सरगुजा क्षेत्र में। तो बहुत सी जातियां फैली हुई हैं इन सब में। तो इनके अलग संगीत होते हैं जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। मतलब इनका जो जीवन रहता है बहुत खुलापन वाला रहता है। तो इनके पास, जैसे हमारे यहाँ तो अब बहुत जो कल्चर है वो बदल चुका है। अब तो ये लोगों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई चीज़ है तो वो मोबाइल है। लोगों में जो भी समय बचता है वो अपने मोबाइल में ही रहता है। लेकिन गांव में, जंगलों में, जहाँ आज भी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं अपना मनोरंजन शाम के समय इसी तरह के लोकगीत गा के और नृत्य करके अपना मनोरंजन करते हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। इसके साथ ये भी होता है कि ये अकेले नहीं गाए जाते, अधिकतर ग्रुप में। दल मतलब बहुत बड़ा ग्रुप होता है और ग्रुप में ही नाचे और गाए जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमी और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक साथ तो नाचते ही हैं और दो ग्रुप होता है जो एक दूसरे का सवाल जवाब करते हुए नृत्य और संगीत करते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। अशास्त्रीय मतलब लोकगीत है, शास्त्रीय नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मैच करते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। तो ये जो नाम लिखा गया गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, ये सब हिमाचल के हैं। तो इनके गाने की जहाँ जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है वैसे वैसे गाने की स्टाइल भी बदलती जाती है। लेकिन उनको जितने भी लोकगीत होते हैं उन्हें पहाड़ी गीत ही कहा जाता है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। तो लोकगीत जो हमारे शहरों में नहीं है, जो अभी आजकल आप छत्तीसगढ़ी मूवी देखते हैं और उसमें जो गाने होते हैं वो बिल्कुल प्योर लोकगीत नहीं होते। लोकगीत कहाँ होते हैं? अधिकतर गाँव में और देहातों में। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। जान क्यों होती है? क्योंकि उनके जो दैनिक जीवन में जो उनके प्राकृतिक वातावरण में वो जो देखते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, उसी से वो गीत बनाते हैं और गाते हैं। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा वास्तविक लगता है, बहुत ही नेचुरल लगता है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। तो ये जो आप पढ़े हैं चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, ये सब गीतों के नाम हैं जो कि मिर्जापुर मतलब उत्तर प्रदेश में, ये और बिहार में ज़्यादा गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अपने यहाँ सुआ है, पंथी है और जस गीत हैं, उसी तरीके से बंगाल के जो हैं बाउल और भतियाली कहा जाता है। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल, संबंधी गीत पंजाबों में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो मैंने जैसा पहले बताया आपको, जगह जगह बदलता जाता है, क्षेत्र बदलता जाता है और उनके गीतों के नाम भी बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बताया गया है आपको कि पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है, पंजाब में माहिया, हीर रांझा और राजस्थान में ढोला मारू कहा जाता है लोकगीतों को। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यहाँ जो हम गीत सुनते हैं तो वो ऐसे बियॉन्ड द इमेजिनेशन, मतलब अपने वास्तविक जीवन से कोई उसका लेना देना नहीं रहता है। बहुत ही कल्पना से भरे हुए रहते हैं वो गीत। लेकिन ये जो गीत होते हैं गाँव के, वो क्यों इतने नेचुरल रहते हैं? क्योंकि वो जो उनकी डेली रूटीन रहती है, उनकी लाइफ में जो घटता है, जो महसूस करते हैं, जो जीवन जीते हैं, उसी से रिलेटेड वो गीत गाते और लिखते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मर्म मतलब दिल को छूते हैं वो गाने। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं।
तो राग भी होती है, रागिनियों के नाम हैं। ये जो आपने सुना अभी, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ, ये सब राग के नाम है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। तो जब ये गीत गाए जाते हैं तो सुनने वाले बहुत आकर्षित होकर बहुत मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, अब जैसे गुजरात है, पहाड़ों में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, तो वहाँ की भाषा में, कश्मीर है तो वहाँ की भाषा में वो लोकगीत गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकारक और आनंददायक होते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है और बड़ा आनंद आता है इन्हें सुनने में। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। तो राग जो होती है इनकी, वो तो अच्छी लगती ही है, साथ में जो भाषा हम समझते हैं, सुनते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। तो जैसे आप कभी छत्तीसगढ़ी गाने सुनते होंगे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हमारे क्षेत्र की, हमारे राज्य की भाषा है, वो हमारे दिल को छूती है और हम रोज ही छत्तीसगढ़ी भाषा से हम रूबरू होते हैं, सुनते रहते हैं, हर जगह हमको सुनाई देती है। और जब हम उसी भाषा के गीत सुनते हैं तो वो नेचुरल बहुत अच्छे लगते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया भी एक गाने का नाम है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। देहात मतलब गांव में जगह जगह गाते रहते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। तो बिहार में सबसे पॉपुलर गाना कौन सा कहा जाता है? लोकगीत विदेशिया। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की और इनके करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताई कि जैसे जंगलों में भी लोग बसते हैं, यहाँ हमारे यहाँ सरगुजा में, बस्तर में, इंटीरियर में जो गांव होते हैं वहाँ भी जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब कम हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आधुनिक सुविधाएं बढ़ती गई, टीवी और मोबाइल का जमाना आता गया, तो लोग उसमें अधिक ज़्यादा आकर्षित होते गए और इस प्रकार के जो लोकगीत हैं, जो दल में जैसा बताया गया है कि पुरुष और महिला एक दूसरे के जवाब में गाते थे, वो धीरे धीरे से थोड़ा सा कम होता गया है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है। तो आला उदल का नाम आपने सुना होगा, जो मैहर में भक्त थे देवी के और वो रोज आकर देवी माँ की पूजा करते थे और गीत गाते थे। ये कहाँ पर? बुंदेलखंड में। और कहा माना जाता है कि जो चंदेल राजा थे वो उनके जो राजकवि जगनीक थे वो इसका शुरुआत किए थे, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। तो आला उदल जो मैंने आपको जैसा पहले बताया इनके बारे में, तो उन्होंने जो महाकाव्य लिखा है, राजकवि जो थे चंदेल, पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके महल में राजकवि भी हुआ करते थे। तो राजकवि कौन थे उस समय? जगनीक थे, जिन्होंने अपने महाकाव्य जिसको एपिक भी बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो उसमें उन्होंने आला उदल की जो वीरता थी उसके बारे में बड़ा वर्णन किया था, गीतों के रूप में बखान किया था। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय की दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। तो लेखक ने बताया कि जो इस तरह के जो गीत हैं आला उदल के, तो उसके जो गीत हैं वो दूसरे भाषा में भी दूसरे कवियों ने भी समय समय पे अपने गीतों में उतारा और आज भी वो गीत गांव में बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। ये पहला पार्ट है, लेसन बहुत बड़ा है इसलिए हम इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। तो आज जो भाग हमने पढ़ाया है उसके रीडिंग आप वापस फिर से करेंगे। थैंक यू।